प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं इतिहास का दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद, कक्षा 10। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी मॉडल पेपर आप उठा लो, किसी भी सत्र का उठा लो, उसमें 100% की गारंटी लेता हूं कि ये मिलेंगे। इसलिए इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद इसको 1 से 2 बार सुन लीजिए, फिर देखिए आपको ये याद हो जाएगा। बिना याद किए आप पूरा वीडियो बस देख लीजिए 1 से 2 बार, बिना याद किए कॉपी से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा सुन सुनकर, और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। इसलिए इसे ध्यान से देखिए। हाँ, एक अनुरोध है आप लोगों से, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए, जिससे वे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ और वो भी कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट है, वो अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेता है तो उसके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा। उससे पहले आपके लिए ये 2 लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको सुनकर और उस पर अमल करके चलना है। कैसे चलना है? कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सब के लिए मिसाल बन जाए, सब के लिए मिसाल बन जाए। तो आपको भी एक कोई न कोई इतिहास रचना है, उस इतिहास के लिए आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के आज तक किसी ने इतिहास नहीं बनाया है और ना तो कोई बना पाएगा। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको इतिहास बनाना है तो। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। जिस प्रकार से पहले चैप्टर में आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, उसी तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद भारत का राष्ट्रवाद आता है। भारत में किस प्रकार का राष्ट्रवाद होता है? भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पनपती है, कहीं न कहीं उनको देश के विकास की चिंता है, इसलिए वो लोग भी इस राष्ट्रवाद की ओर झुकते हैं और अपने देश को यहाँ तक कि आज़ाद करवाने में पूरी कोशिश करते हैं और आज़ाद करवा देते हैं। आज भारत आज़ाद है तो उसका रीजन है, उसका कारण है सबसे बड़ा भारत के देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आना। किस प्रकार से आई वो आगे इन 5 क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन क्या था, उसका कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, तथा इसके प्रभाव क्या थे। इसके प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन कारण तथा इसके प्रभाव क्या थे, मतलब कारण। ये 3 क्वेश्चन भी अलग अलग कर सकता है। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, या फिर असहयोग आंदोलन के होने के बाद प्रभाव क्या पड़ा उसका। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में अगर आए तो आपको यही लिखना है। भारत में राष्ट्रवाद और इसके कारण क्या थे। भारत में राष्ट्रवाद, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद क्या था और भारत में इसके होने के कारण क्या थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको पता है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग लिया था भारत को आज़ाद कराने में। तो उसमें नमक सत्याग्रह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों साथ ही शुरू हुए हैं, एक ही आंदोलन है। तो इसको आपको सही सही समझ लेना है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का विवरण, मतलब कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों को लिखिए, उनके बारे में लिखिए। तो 3 आंदोलन आपको छोटे छोटे पढ़ लेना है। वैसे तो आंदोलन बहुत किए हैं महात्मा गांधी, पूरी जिंदगी महात्मा गांधी जी की आंदोलन में ही व्यतीत हो गया था। तो इसलिए उनके 3 आंदोलन के लिए भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि 3 आंदोलन लिखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के बारे में लिखिए। उसके बाद ये
तीन बातें और है जो आपको समझ लेना। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जिन्हें आपको ध्यान से समझ लेना है, पूना पैक्ट लघु उत्तरी में आया करता है या फिर अति लघु उसमें बहुविकल्पी में अति लघु उत्तरी में आ सकते हैं। पूना पैक्ट, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन। पूना पैक्ट, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन क्या थे, इन तीनों के बारे में भी आपको अच्छे से समझ लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों के ये इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन छूटे ना। और याद रखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, मैं कुछ पढ़ता हूं उसके बाद इसको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में, कब, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। ये 1920 में चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी द्वारा था और इसमें क्रांतिकारियों ने परिवर्तन के लिए कई कारण दिए, जिसके कारण कौन निम्नलिखित है, जैसे कि जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, वो घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी विक्षुब्ध हो गए थे और इसके वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ, पंजाब में मार्शल लॉ एक नियम लगाया गया था और हंटर कमेटी की जांच, और हंटर कमेटी जो एक जांच बैठाई गई थी, इन सब के कारण आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी जांच, इन सब के कारण महात्मा गांधी जी का अंग्रेजों के ऊपर से पूरा विश्वास उठ गया था। जबकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ दिया था, महात्मा गांधी जी ने उनका अंग्रेजों का साथ दिया था और ये समझा था कि हाँ भाई ये लोग हम लोगों को आज़ाद कर देंगे, हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये तो कारण इसके हो गए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इसके बाद अब हम असहयोग आंदोलन की और आगे बात करते हैं। तो सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। उनके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो इसमें CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना और मालवीय जी इनका विरोध भी किया था। इस जो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा तो 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, इसका विरोध करने वाले काफ़ी थे। CR दास थे, BC पाल थे, एनी बेसेंट थे, जिन्ना और मालवीय थे। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में, जब ये दिसंबर 1920 में दोबारा अधिवेशन हुआ तो नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया और फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या क्या थे वो समझ लीजिए कि असहयोग आंदोलन के पीछे आखिर क्या कारण था और क्या काम करना था असहयोग आंदोलन में। तो खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, पहला नंबर था खिताबों, जो खिताब पाए हुए थे हिंदू लोग, हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, उन्हें वापस करना था। पदों का त्याग करना था। स्थानीय निकायों में नामजदी वाले पदों में इस्तीफा देना था। सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, और जितने भी सरकारी अधिकारी थे अंग्रेजों के, वो अगर कोई भी उत्सव करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें भाग नहीं लेना है। बच्चों को स्कूल से हटा लेना है, बच्चों को स्कूल से हटा लेना है। अदालतों का बहिष्कार करना है। फौज में भर्ती का बहिष्कार करना है, फौज में भर्ती नहीं होना है, अदालत में कोई काम नहीं करेगा, अदालतों का बहिष्कार करना है और स्कूल से बच्चों को हटा लेना है। इस प्रकार से जब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग उनके समझ में आएगा कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो बिना हमारे सहयोग के वो सरकार नहीं चला सकते और हमारे भारत को आज़ाद कर देंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने ये सब लागू किया और इसको चलाया। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था और उन्होंने कहा अहिंसा और सत्य का पालन, क्योंकि इसके पुजारी थे महात्मा गांधी जी, तो अहिंसा और सत्य के पालन करना था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी और गांधी जी को इससे विश्वास था
कि 1 वर्ष के अंदर हमें अपना देश आज़ाद मिलेगा, स्वराज मिलेगा, अपना देश आज़ाद मिलेगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा देख लीजिए थोड़ा से। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तु जितनी भी थी उसकी क्या जलाई गई, होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया, बहुत से छात्रों ने कॉलेजों का और स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का खिताब, जो केसर ए हिंद महात्मा गांधी को मिला था, केसर ए हिंद एक खिताब मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई में हड़ताल रखी गई। दिसंबर 1921 में प्रिंस के कोलकाता आगमन पर भी हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया और फिर ब्रिटिश सरकार ने इस असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को छोड़कर सभी नेताओं को, सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। 1920 में स्टार्ट किया था और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये रहा आपका असहयोग आंदोलन के बारे में पहला क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और इसे आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रवाद और इसके कारण क्या थे। भारत में राष्ट्रवाद और इसके कारण क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है। जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हम एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही देश के लोग हैं, तब तक उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपेगी। तो राष्ट्रवाद की भावना तभी महसूस होती है, पनपती है, जब लोगों के अंदर ये फीलिंग होने लगती है, महसूस होने लगता है कि हम इसी देश के निवासी हैं, हमें इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। तब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं और फिर वो कोई ना कोई एक ऐसी साझा वाली बात ढूंढते हैं जिससे हमारी एकता बनी रहे। उसके बाद इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला नंबर था आपका 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। ये 20वीं सदी की बात है, क्योंकि 18वीं सदी और 19वीं सदी में आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था और 20वीं सदी की बात है जब भारत में राष्ट्रवाद पनपा है। और यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। जो भारत माता की पहली बार तस्वीर बनी थी वो किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था और उन्होंने ही एक गीत लिखा था वंदे मातरम। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत भी लिखा था, इस देश के लोगों को उकसाने के लिए, लोगों के अंदर भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के लिए। इसके बाद उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल कर लिया इस वंदे मातरम गीत को। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और यह बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। ये गीत स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में बहुत गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फिर एक विख्यात, एक प्रसिद्ध छवि बनाई, एक फोटो बनाई, प्रतिमा बनाई और उसे चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया और भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया कि एक सन्यासिनी है और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। आपको पता है कि कला, काव्य, साहित्य, लेखक ये जितने भी हैं, इनके कारण ही भारत के देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जिसमें से यह एक चित्रकार और यह एक चित्रित पेंटिंग महत्वपूर्ण थी जो भारत माता की बनाई गई थी और इससे पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम हुआ। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता लोगों, दूसरा नंबर है आपके, राष्ट्रवादी नेता लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक होते गए और जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें ये चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जानते गए, समझते गए और इसके बाद 1921 ईस्वी तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। अब लो 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ये झंडा, आपका जो तिरंगा है वो किसने तैयार किया था, कौन थे वो जिन्होंने इसको तैयार
तैयार किया था। महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में अपना ये तिरंगा भी तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था, सफ़ेद, हरा, लाल था। इसके बीच में गांधीवाद प्रतीक चरखा, जो गांधी जी का प्रतीक चरखा माना जाता है, वो बना हुआ था और वो आत्म सहायता का प्रतीक था। और जो चक्र है वो आत्म सहायता का प्रतीक है, चिन्ह है। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना ही शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और जब ये झंडा लेकर निकलते थे तब ये समझ में आ जाता था कि हाँ, ये लोग भारत को आज़ाद चाहते हैं, ये लोग एक हो चुके हैं, इनमें एकता की भावना आ चुकी है, राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी है और अब ये लोग हमें यहाँ से भगा के ही दम लेंगे। ये ब्रिटिश वालों के अंदर आ जाता था ऐसा देख कर ही। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद और इसके कारण। ये अगर आपके प्रश्न पूछता है भारत में राष्ट्रवाद के बारे में तो आप इसे आराम से लिख सकते हो। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपका है नमक सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको ध्यान से समझिए। गांधी जी ने इरविन जो था, वायसराय यहाँ का इरविन जो था, उसको एक पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? उन्होंने उसमें 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करना था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसमें उन्होंने 11 मांगों का एक पत्र लिखा वायसराय इरविन को। कब? आप 13 जनवरी 1930 को। उन्होंने कब लिखा था? 13 जनवरी 1930 को उन्होंने एक पत्र लिखा था इरविन को और उसमें 11 मांगों का उल्लेख किया है, जिसमें नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। नमक, क्योंकि नमक अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। अमीर गरीब सभी इसका इस्तेमाल करते थे, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक कर उसके लिए हटाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने जाना भी इसके लिए कि अगर ये कर शुरू करते हैं, नमक सत्याग्रह चालू करते हैं तो इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, गरीब अमीर सब लोग हमारा साथ देंगे। महात्मा गांधी ये पत्र एक चेतावनी की तरह, महात्मा गांधी का जो ये पत्र था एक चेतावनी के रूप में था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया, और उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि 11 मार्च तक यदि मेरे इन 11 मांगों को नहीं माना गया तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। महात्मा गांधी अपने 78 सदस्यों को लेकर, विश्वस्त सदस्यों को लेकर नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, गांधी जी के साबरमती आश्रम जो था वहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी ने टोली में 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र किया। 10 मील तक गांधी जी ने सफ़र किया रोज़ाना, प्रतिदिन। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे और उनमें उन लोगों को समझा कर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करते थे गांधी जी, और वो लोग भी साथ हो चलते थे। इस प्रकार से 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ये कानून का उल्लंघन था, और ये कानून का उल्लंघन था गांधी जी ने जो किया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन भी किया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया और हजारों लोगों ने नमक कंपनी के सामने प्रदर्शन भी करना प्रारंभ कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, मतलब तोड़ फोड़ करने लगे। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसके कारण ये सब, मतलब हम मानने के लिए तैयार नहीं आपकी किसी भी बात को। इसका मतलब ये होता है, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है। तो किसानों ने लगान और चौकीदारी ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। जो गांव में कर्मचारी तैनात थे वो इस्तीफा देने लगे। सरकार ने दमन चक्र चलाया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। और फिर सरकार ने जब दमन चक्र चलाया, मतलब मार पीट कर बंद करके जेल में और सबको प्रताड़ित करने लगे, तो गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और सविनय
अविनयावज्ञा आंदोलन। अगर इन दोनों के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, समझाया हूँ, उसी को आपको लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का विवरण। अब मैं 3 आंदोलन के लिए, अब एक आंदोलन आए, 2 आंदोलन आए या उसके नाम के साथ आए, कुछ भी आए तो वही चीज लिखना है। अब 3 आंदोलन आपको समझ लेना है। 3 आंदोलन कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों आंदोलन, और आप ध्यान से सुनिएगा। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने भारत भ्रमण किया। अब आपको पता है महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके कहने पर उन्होंने भारत का भ्रमण करना शुरू कर दिया और वो स्थान स्थान पर जा जाकर वहाँ पे आंदोलन चलाए। उनमें 3 आंदोलन मुख्य रूप से हैं। कौन कौन है? पहला चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है, ध्यान से सुनिएगा, 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। और वहां के जो किसान थे, जो बागानी थे, बागों की देखरेख करते थे, उन सबको उकसाया और एक आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा गुजरात सत्याग्रह। 1917 के बाद वो 1918 में गुजरात गए। 1918 में गुजरात गए। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, गुजरात कहाँ है? खेड़ा जिले में है। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। प्लेग की महामारी और फसल खराब हो जाने के कारण वहाँ के किसान लगान नहीं चुकता कर पा रहे थे। अब उनके लिए बड़ी परेशानी थी। तो 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी पहुंचे और उन लोगों को समझाया बुझाया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी इसलिए गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया और वहां से भी आंदोलन प्रारंभ हो गया। तीसरा जो फिर इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद सत्याग्रह। कौन? अहमदाबाद। तो आपका चंपारण हो गया और दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा अहमदाबाद। 1918 में गुजरात, 1918 में ही अहमदाबाद क्योंकि अहमदाबाद भी गुजरात में है। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन सूती कपड़ा मिलों वालों को अहमदाबाद में जाकर उनको भी समझाया और उनकी जो परेशानियां थी उनको सुनकर उन्हें भी प्रेरित किया आंदोलन करने के लिए। तो आपका एक चंपारण आंदोलन हो गया, गुजरात आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। इस प्रकार से तब जाकर उन्हें और आगे आंदोलन किए और फिर भारत को आज़ाद कराने में सफलता मिली। तो इस प्रकार से ये आपका महात्मा गांधी जो द्वारा जो चलाए गए 3 आंदोलन था, इसको आपको समझ लेना है और फिर आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा और आप लिख पाओगे। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, पूना पैक्ट, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन। इसके बारे में आपको सुनना है कि पूना पैक्ट क्या था, और रॉलेट एक्ट क्या था और साइमन कमीशन क्या था। पूना पैक्ट ध्यान से सुनिए, यह 1932 ईस्वी में थी और इसकी 2 मुख्य शर्तें थी। कौन कौन थी? पहला ये था कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई थी, इसे वापस लिया जाए। उसके बाद दूसरा नंबर था दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। और दूसरा ये था कि जो दलित वर्ग के थे उन्हें प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधान परिषदों में आरक्षण दिया जाए। उसके बाद दूसरा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था जो 1919 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करना 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब इस कानून के अंतर्गत ये निश्चित किया गया था कि अगर अंग्रेजों को शंका है किसी भी भारतीय पर तो वह उसे शंका के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है और 2 साल तक जेल में बंद कर सकता है, बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए। तो ये था आपका क्या? रॉलेट एक्ट। इसके बाद साइमन कमीशन क्या था?
साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। मतलब साइमन कमीशन एक आयोग था जो ब्रिटिश के द्वारा चालू किया गया था, लगाया गया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसी के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके बाद से ही ये जान लिया गया कि 1929 में ये पूर्ण स्वराज की मांग को प्रारंभ किया गया और 26 जनवरी 1930 को ये निश्चित किया गया। 26 जनवरी 1930 को यह निश्चित किया गया कि हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार से ये रहा आपका साइमन कमीशन। तो ये तीनों आपके हो गए, पूना पैक्ट, रॉलेट टावर और साइमन कमीशन। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अगर देख चुके हो तो इसको 1 से 2 बार देखिए, समझिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन किसी भी हालत में छूटेगा नहीं। धन्यवाद।